के जिस तरह की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिस तरह से सस्टेन किया है कंट्री ने, जिस तरह के पैकेजेस अनाउंस किए गए, मेरे ख्याल से ये जो उद्देश्य था वो सफल हुआ है। और एक और चीज कह दूं मैं कि डाटा अगर आप देखेंगे 2000 के नोट में फेक नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। 19-20 में लगभग 2.5 लाख पीसेस आपको काउंटरफेट नोट्स के आए थे, और उसमें भी मैक्सिमम 100 के, जो 100 का नोट डिमोनेटाइजेशन में नहीं कवर हुआ था। तो जो नए नोट्स प्रिंट हो रहे हैं उसमें फेक नोट्स नहीं है, सिक्योरिटी फीचर्स काफी स्ट्रांग है। तो गवर्नमेंट को जो एक रिस्क था कि आपका काउंटरफीट नोट्स को कंट्री के भीतर पुश करके आपकी इकोनॉमी को ऑफ ट्रैक करने का उद्देश्य हो सकता है एनिमी एलिमेंट्स का, वो भी सफल हुआ है। तो मैं तो इसे एक सक्सेसफुल कदम मानता हूं। जी बिल्कुल। एस.के. सुराना साहब जुड़ गए हमारे साथ, जनटीवी के एडिटर इन चीफ। सर, 5 साल कंप्लीट कर चुके हैं नोटबंदी के, और 2 बातें निकल करके आ रही हैं। अरुण जी ने कहा कि कुछ ठीक है लेकिन खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं इसके, और रंजन सर का कहना है कि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी थी वो फॉर्मल मोड पे आ गई है, और जो मकसद सरकार लेके चल रही है, काफी हद तक फेक करेंसी को रोकना एक बड़ी चुनौती थी, वो रुक पाई है। आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए योगेंद्र जी, जैसा कि अरुण जी ने कहा, खट्टे मीठे अनुभव ही ज्यादा रहे हैं। मैं तो इसको पूर्णतः सफल नहीं मानता हूँ, आंशिक सफल कह सकते हैं। जहां तक जो ओरिजिनल इसके गोल पोस्ट काफी चेंज किए गए। ओरिजिनल अगर हम भाषण सुने तो उसके अंदर था काउंटरफीट करेंसी का। तो काउंटरफीट करेंसी अगर आरबीआई के लेटेस्ट डाटा देखें तो परसेंटेज ऑफ काउंटरफीट करेंसी हैज इंक्रीज्ड कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी बिफोर। तो वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ हमारा। आइडिया ऐसी थी कि काउंटरफीट करेंसियां बहुत कम होंगी। दूसरा उद्देश्य था टेररिज्म की कमर तोड़ दी जाएगी, तो टेररिज्म की भी कमर कहीं से भी नहीं टूटी। तो ये जो 2 उद्देश्य थे वो नहीं सफल हुए। तीसरा था ब्लैक मनी विल बी कॉट, उसको मैं कहूंगा आंशिक रूप से सफल। हाँ, जरूर ऐसा हुआ कि कुछ तो ब्लैक मनी फॉर्मलाइज सेक्टर में आई इस बहाने से, हालांकि उससे सरकार को बहुत ज्यादा टैक्स नहीं मिला। लोगों ने, भारत के जो जुगाड़ू दिमाग के लोग हैं, उन लोगों ने रास्ते निकाल लिए, लेकिन एटलीस्ट साइड बेनिफिट ये जरूर हुआ कि वो पैसा जो ऐसे ही पड़ा रहता था वो जरूर फॉर्मल सेक्टर में आया। ये मैं एक बेनिफिट मानता हूं। दूसरा जो बेनिफिट, थोड़ा आंशिक बेनिफिट ये हुआ कि टैक्स नेट थोड़ा बहुत बढ़ा। जैसे बहुत से लोगों का ये हुआ कि जब हमारा पैसा जब हमने वहां जमा कर ही दिया तो उनको भी फियर हुआ कि भाई वहां पर हमारे पैसे जब बैंक में दिख रहे हैं, तो उन्होंने भी एटलीस्ट भले कम ही टैक्स भरा हो लेकिन रिटर्न जरूर दाखिल। तो ये एक थोड़ा फायदा हुआ। लेकिन मेन उद्देश्य जो था जिसको लेकर के हम चले थे, वो उद्देश्य पूर्ण रूप से विफल रहा। जो न तो कोई आतंकवाद, काला धन की जो परसेंटेज अभी जो हम देखते हैं वो वैसी की वैसी रादर बढ़ गई है, और न आतंकवाद पे कुछ हुआ, न फेक करेंसी पे कुछ हुआ। तो उस हिसाब से इसको सफल नहीं मानता हूं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इसमें फेलियर हुई, उसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं कि जब कोविड के पहले ही हमारी इकोनॉमी जो 8.5% से चल रही थी डीमोनेटाइजेशन के पहले, वो डीमोनेटाइजेशन और उसके बाद फर्दर जीएसटी वगैरह होने के बाद वो 4.5% पे आ गई थी। और 1% ऑफ जीडीपी इज ऑलमोस्ट लाइक 2 to 3 लाख करोड़। उतनी इकोनॉमी में डाउन होना, जबकि कोविड तब तक आया नहीं था, तो उसका भी तो दंड किसी न किसी को भोगना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आपने अचीव क्या किया, इकोनॉमी को इतना ठंडा किया। जो फॉर्मल इकोनॉमी जरूर आप ले आए, लेकिन कितने कष्टों के बाद, कितने लोग लाइनों में मरे, ये सब जो कोलैटरल डैमेज हुआ उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या इससे कितने लोगों के धंधे चौपट हुए। ये तो खुद अरुण जी बिजनेस और इंडस्ट्री कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सा जो देखिए, भले ब्लैक हो चाहे व्हाइट, पैसा अगर रोजगार दे रहा है तो ब्लैक और व्हाइट में केवल 25% का ही अंतर है। 25% ही तो टैक्स है। अगर ब्लैक मनी भी रोजगार दे रही है और लोगों का पेट भरी है, तो लोगों के पास जाकर तो व्हाइट मनी है। उस आदमी को जिसको 10,000 रुपए सैलरी मिल रही, भला उसको ब्लैक मनी से ही मिली, कैश ही मिली, उसके लिए तो 10,000 व्हाइट मनी है, वो उसको आराम से यूज कर सकता है। ऐसा डर का माहौल बना करके आपने वो जो इकोनॉमी, कितने ही छोटी छोटी इंडस्ट्रियां बंद हो गई, उससे कितने लोग बेरोजगार हुए, इकोनॉमी डाउन हुई। तो जो कोलैटरल डैमेज को देखते हुए जो भी थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, मैं इसको पूर्ण रूप से विफल मानता हूं।
रंजन सर, आपके पास मैं आना चाहूंगा। एक सवाल आज भी मुंह बहे खड़ा हुआ है और कई बार पूछा भी जाता है, उस पर जवाब आता नहीं है। गवर्नमेंट के नुमाइंदों से भी पूछा जाता है। हमारे यहाँ पे जिसे ब्लैक मनी कह रहे थे, सुराना साहब ने भी कहा, और जो दिखता भी था, उसको लेके आज भी एक बात कहते हैं कि जिसे हम ब्लैक मनी मान के चलते थे, पैरेलल जो इकोनॉमी चल रही थी, सरकार जिसे तोड़ना चाह रही थी। लेकिन ये कहा जाता है कि बहुत बड़ा एम्प्लॉयर था वो, जिससे फर्क पड़ा, और जैसे जीडीपी पे असर पड़ा है। तो क्या हमें वेट करना चाहिए कि हाँ 8.125 जो भी वो वापस करेगी? कोविड की वजह से इस पे असर पड़ा, क्योंकि पहले नोटबंदी, उसके बाद में जीएसटी, अचानक जो सरकार के एक के बाद जो कदम चले, उससे इंडस्ट्रीज पे काफी असर पड़ा है। और व्यापारी देखिए दबी जुबान में कहते होंगे, अरुण जी बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं कि मुझे क्या बोलना है, अंदर से ही जानते हैं। ये मतलब ऑफ द रिकॉर्ड जो चर्चाएं आती है, मैं वो बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो क्या हमें वेट करना पड़ेगा भारत के इकोनॉमी सिस्टम को वापस से पटरी पे लाने के लिए? देखिए, ऐसा है कि इकोनॉमिक सिस्टम को पटरी पे लाने के लिए तो सबको प्रयास करना पड़ेगा। पहली चीज है कि अगर हम गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, एक चीज मैं पहले बता दूं, सुराना साहब ने जो डाटा दिया काउंटरफीट नोट्स का बढ़ने का, आरबीआई का जो डाटा रिलीज हुआ है, एज अगेंस्ट 6.33 lakh pieces in 2015-16, 2.97 lakh pieces have been found as counterfeit in 1920, and earlier 6.33 में 1000 के नोट्स ज्यादा थे। सो अमाउंट वाइज अगर आप जाइएगा तो ज्यादा था। अभी 100 रुपीज के नोट्स काउंटरफीट पाए गए, जिसको डीमोनेटाइज नहीं किया गया। सो अगर अमाउंट वाइज देखिएगा तो काउंटरफीट पॉइंट पे आई थिंक गवर्नमेंट हैज सक्सीडेड इमेंसली। दिस इज वन। सेकेंडली, जो आपने प्रश्न किया है, बेसिकली क्या है, इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा लॉस होता है वो होता है जो लेबर क्लास है। Since that is informal, not recorded, no EPF deducted, no insurance done, nothing is being done. Secondly, government doesn't get tax. And infrastructure जब तक इस देश का डेवलप नहीं होगा, आज आप देख रहे हैं कि आपको अगर उड़ान के तहत आप ये देखिए कि गवर्नमेंट ने 5 इयर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में क्या क्या काम किया। आपके अनरीचेबल एरियाज कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं। मैं तो उन एरियाज में देख रहा हूं जहां पे पोटेंशियलिटी आपको ग्रो करने की डेवलप हो रही है, नॉट ओनली दो सेंटर्स विच वेयर हैविंग इंडस्ट्रीज, एंड वहां पे शट डाउन हो रहा है। आपने देखा होगा कि आपको कोविड पीरियड में योर एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी ग्रू मोर देन 8%, 8 to 10% के बीच में, बिकॉज द इंडस्ट्रीज एंड विच वेयर सफर्ड, आपको जो इंडस्ट्रियल बेल्ट थे वहां सफर किए बिकॉज ऑफ क्लोजर एंड बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट। लेकिन जो आपकी एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी थी वो ग्रो की है, वो वहां पे कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आया है। तो इकोनॉमी को जब तक आप सम्यक रूप से हर दिशा में आप ग्रो नहीं कराएंगे, कुछ पॉकेट्स में ग्रो कराएंगे, तो उससे आपकी टोटल जीडीपी ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमें वेट करना पड़ेगा, और हमें सारे लोगों को आप क्रेडिट ग्रोथ पिकअप नहीं कर रहा था, लेकिन अब क्रेडिट ग्रोथ पिक करना शुरू कर दिया। सर, सवाल ये है कि देखिए आज बेरोजगारी बढ़ रही है, कोविड एक कारण हो सकता है, लेकिन व्यापारी ये कहता है कि पहले नोटबंदी फिर जीएसटी, उसकी वजह से कमर टूट गई बिजनेस की, वो एक बड़ा कारण है। तो मेरा जो सवाल है ये है कि हमें चले कोविड का टाइम जो रहा 1.5 साल का, उसको आप साइड कर दीजिए, तो हमें और वेट करना पड़ेगा कि नोटबंदी का इम्पैक्ट जो है वो सरकार यही मान के चल रही थी कि हमसे 4 से 5 साल या 7 से 8 साल हमें वेट करना पड़ेगा। नहीं, एक चीज बताइए कि एम्प्लॉयमेंट डाटा हम लेते कहाँ से थे? अगर आप सारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस तो बंद हो गए ऑलमोस्ट। अगर आप ईपीएफओ के सब्सक्रिप्शन का डाटा देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कितने कंट्रीब्यूशन आ रहे थे पहले और अभी कितने कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहाँ होता है? लार्ज इंडस्ट्रीज में होता था, और आपकी कुछ लार्ज इंडस्ट्रीज जो बंद हुई हैं वो कोविड और डिमोनेटाइजेशन की वजह से नहीं बंद हुई हैं। आप जितनी भी इंडस्ट्रीज आपकी क्लोजर हुई या एनसीएलटी में जा रही हैं या जो कुछ भी हुई हैं, वो बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स ओवर द पीरियड, ठीक है, 2008 के बाद से ही, तो उसकी वजह से जब लार्ज इंडस्ट्री बंद हुई तो आपको एम्प्लॉयमेंट का भी इशू खड़ा हुआ है।
ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अदर अपॉर्चुनिटीज आपकी खुल रही हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, आपको इनोवेशंस हो रहे हैं। मेरा एक गवर्नमेंट प्रश्न अरुण जी से होगा। हाँ बिल्कुल, वही मेरा अरुण जी से सवाल है। देखिए, अरुण जी से मेरा एक प्रश्न होगा कि सच्ची सच्ची बताएं कि आपके वीकेआई इंडस्ट्रियल एरिया में कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई डिमोनेटाइज और कितने लोग बेरोजगार हुए हैं? हाँ, क्योंकि आप फोर्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आप बताइए अरुण जी, वास्तव में क्या है पोजीशन? वास्तव में देखिए, बीकेआई इंडस्ट्रियल एरिया सबसे बड़ा राजस्थान का एमएसएमई का इंडस्ट्रियल हब है, और वहां पर 30% से 40% फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है इस बहुत बड़ी बात जीएसटी के बाद। और फिर ये कोविड तो चलिए एक अलग फैक्टर आ गया, तो ऐसी महामारी आ गई पूरे वर्ल्ड में फैली, लेकिन नोटबंदी से चालू हुआ जो बंद होने धीरे धीरे, वो आज 30 से 40% फैक्ट्रियां, आज के दिन में बताऊं 25 से 30% फैक्ट्री बिकाऊ है। विश्वकर्मा में रनिंग फैक्ट्रियां, आज भी सवेरे मेरे को एक जना बोला भाई साहब वो फैक्ट्री बिक गई, वो फैक्ट्री बिक गई। तो ये फैक्ट्री बिकने का कारण यही है कि लोगों के धंधे रोजगार बंद हो गए, लोगों के चेन टूट गई, सप्लाई चेन टूट गई, सप्लाई चेन तो टूटी कोविड के कारण। लेकिन उसके बाद जो नोटबंदी से शुरुआत जो हुई इकोनॉमिक रिसेशन आने का, वो अभी तक रिकवर होने का, रिवाइव होने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं तो सुराना जी की बात से 100% समर्थन करूंगा। और रंजन साहब की बात एक अच्छी लगी, और टेररिस्ट वाला जो पॉइंट था, लेकिन वो क्या है, वो किसी को दिखते नहीं है, क्योंकि हम आम जनता को तुमको मालूम नहीं है। लेकिन कितना टेररिस्ट सक्सेस हुए उसका डाटा आप रोज देख रहे हैं। आज भी कश्मीर में 370 भी हट गया, 35 से भी हट गया, उसके बाद भी आज टेररिस्ट की कोई संख्या कमी नहीं है, बल्कि और ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में तो मैं तो जन टीवी के, चूंकि समय मेरे को बाद में कंक्लूड करेंगे अब योगेंद्र जी, तो जन टीवी के मार्फत में ये अनुरोध करना चाहूंगा सरकार से, विशेषकर केंद्र सरकार से, कि किसी भी देश की उन्नति उसके व्यापार, उद्योग और इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करती है। तो जैसा अभी उन्होंने पेट्रोल डीजल का स्वागत योग्य कदम किया, केंद्र सरकार ने 10 रुपया और 5 रुपया घटाया, उससे निश्चित रूप से एक बिजनेस में एक नई जान, एक स्फूर्ति आई है। तो ये अनुरोध करूंगा, कोई व्यापार बजाय और चीजों को, ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर जो रंजन साहब रोज इंक्रीज जो करते हैं 35, 25, 37, दिखते बहुत छोटा सा है, लेकिन एक एक चलते 10 दिन के अंदर 370 रुपए होते हैं फिर वो। नहीं, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को भी कम करना चाहिए। पंजाब में जैसे कम किया, हाँ, गहलोत साहब को भी कम करना चाहिए। मूल भावना जो जीएसटी का था, वन नेशन वन टैक्स का, वो आज तक लागू नहीं हुआ। चलिए, मेरा एक सवाल सुराना साहब से होगा, समय कम है सर। मैं एक बात जानना चाहूंगा, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी आते हैं, आंकड़े कहीं ऐसे तो नहीं है कि बड़े मैनेज करके किए जा रहे हो? क्योंकि एक्चुअल पोजीशन जो है इंडस्ट्रीज में साफ दिखाई देती है। लोग रोजगार मांगते हैं, 50,000 की सैलरी वाले 20,000 पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तो कोई तो वजह है कि जिसकी वजह से, चलिए कोविड का पार्ट हम 15 महीने 17 महीने का मान के चलते हैं, लेकिन जीएसटी के बाद में ये बड़ी स्थितियां चल रही हैं। तो आंकड़ों पे देखें तो आंकड़ों में तो बड़ा हम देखें कि हाँ इंडस्ट्री चल रही है बहुत, आंकड़ों में भी अब नहीं छुपा पा रहे हैं। इवन सरकारी आंकड़े जो है, आरबीआई के आंकड़े हैं, या इंडस्ट्री या एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े हैं, पीएफ के आंकड़े हैं, वो सब में भी हालत खराब ही है। आप कितना छुपाएंगे? तो सच्चाई तो बाहर आएगी। और जब ये कह रहे हैं, जब इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष 30% 5% बंद होना भी अपने आप में शर्म की बात है। 30% बंद होना तो किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात है, और उस पर ध्यान नहीं देकर के कुतर्क करने से तो चीजें होंगी नहीं। जो रियल में दिख रही है, सामने तकलीफ दिख रही है, उसको आप कुछ कीजिए और उस पर ध्यान दीजिए, रादर देन उसको इधर उधर से ढकने से नहीं होगा। इससे बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। फायदे हुए हैं, लेकिन फायदे से नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। आंकड़ों का खेल जरूर सरकार करती रहती है, राज्य सरकार भी करती है, केंद्र सरकार भी करती है। सभी सरकारों को आंकड़ों के खेल में मजा आता है। ऐसे करके बाइट्स चलवाते हैं और या अखबारों में देते हैं, उससे उनको लगता है कि पता चल जाए। लेकिन जब घर में रोटी नहीं आ रही होती है, जब मेरा बेटा जॉब नहीं कर रहा होता है, तो ये सारी चीज फेल हो जाएगी। और मुझे तो लगता है ये हिंदू मुस्लिम भी फेल हो जाएगा। जब पेट में रोटी होगी तभी हिंदू मुस्लिम भी इस ध्यान में आता है। ये कितना ही कोशिश कर लें, इस बार मुसलमान भी इतने स्मार्ट हो गए हैं, वही अगर कुछ भी जाके पटक दोगे तो भी कोई लड़ने आने वाला नहीं। तो इस बार हालत खराब है। अनलेस के जल्दी जल्दी कोई इकोनॉमिस्ट, अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर को लाए जो रियल में चीजों को ठीक करे। ये पैच वर्क, नी जर्क रिएक्शन, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, और सारी चीजें आंखों के सामने दिख रही। जी चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। हमने 3 अलग अलग सेक्टर से जुड़े, तीनों ने अपनी तरीके से पूरा
5 साल का जो लेखा जोखा रहा, बहुत कम समय के अंदर समझाने की कोशिश की है और काफी चीजें वो हैं जो प्रैक्टिकली हम लोग देख भी रहे हैं। आप लोग भी अपने एहसास को बिल्कुल उस ये कहूँ कि एक्सपीरियंस को एक एहसास हो रहा होगा आपको कि हाँ वास्तव में किस पोजीशन में है। ये हम सब लोगों का एक प्रयास ऐसा होता है कि सरकार के पार्ट पे हो सकता है कोई लेकुनहा, उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। इकोनॉमी अगर कहीं पे भी डिस्टर्ब होती है तो पूरा देश उससे डिस्टर्ब होता है, और केवल देश नहीं, एक देश की इकोनॉमी टूटती है तो पूरा ग्लोबलाइजेशन में उस पर असर आता है। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि ये बात पहुंच सके मोदी जी तक, या जो लोग हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन हो सके कि विचारों के जरिए कि हाँ बिल्कुल ये ऐसा कुछ चल रहा है।